अधिगम के प्रकार के बाद अब हम देखते हैं गेगने का अधिगम का वर्गीकरण। रॉबर्ट एम गेगने 1965 ने अधिगम संबंधी प्रकारों को स्पष्ट किया, साथ साथ इन प्रकारों को श्रृंखलाबद्ध रूप में प्रस्तुत किया है। गेगने ने अपनी पुस्तक दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग में गेगने के अधिगम संबंधी वर्गीकरण को पिरामिड के रूप में प्रस्तुत किया है। वह सीखने के 8 प्रकारों को श्रृंखलाबद्ध रूप में प्रस्तुत किया, इसलिए गेगने के वर्गीकरण को श्रृंखलाबद्ध क्रम सिद्धांत कहा जाता है। यह गेगने का श्रृंखलाबद्ध अधिगम, जिसमें सीखने के 8 प्रकार बताए हैं। इसमें पहला है संकेत अधिगम, दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, तीसरा सरल श्रृंखला अधिगम, चौथा शाब्दिक साहचर्य अधिगम, पांचवा है विभेदीकरण अधिगम, छठवां संप्रत्यय अधिगम, सातवां नियम अधिगम, आठवां है समस्या समाधान अधिगम। अधिगम के इन 8 प्रकारों का अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें पहला आता है संकेत अधिगम। प्रारंभिक स्तर पर व्यक्ति संकेतों के माध्यम से सीखता है। यह अधिगम पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन का एक प्रकार है, जिसमें किसी विशेष प्रकार के संकेतों को बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। बच्चे इन्हें रटकर सीखते हैं, जैसे वर्णमाला, गिनती इत्यादि। दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। अधिगम के इस प्रकार को स्किनर के सक्रिय अनुबंधन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। बच्चों के सामने कुछ उद्दीपन प्रस्तुत किए जाते हैं, उस उद्दीपन पर अनुक्रिया करते हुए बच्चे सीखते हैं। बच्चे जब अनुक्रिया से सकारात्मक अभिप्रेरणा लेते हैं तो वह सीखना स्थायी हो जाता है। तीसरा है सरल श्रृंखला अधिगम। इस प्रकार के सीखने में सीखने के अलग अलग समुच्चय या सेट होते हैं। विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार के सीखने को एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं, वह सीखते हैं, जैसे गाड़ी चलाना, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना इत्यादि। इस प्रकार के अधिगम में अनेक प्रकार की छोटी छोटी अनेक अधिगम शामिल होती हैं। इसे शारीरिक अधिगम की श्रेणी में रखा जाता है। नंबर 4 आता है शाब्दिक साहचर्य अधिगम। इस अधिगम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विचारों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस अधिगम के माध्यम से विभिन्न शब्दों को आपस में जोड़ते हुए निश्चित क्रम में प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कविता लिखना, निबंध लिखना, भाषण देना इत्यादि। पांचवा आता है विभेदीकरण अधिगम। विभेदीकरण से तात्पर्य 2 तथ्यों एवं घटनाओं के मध्य अंतर करने की योग्यता से है। इस अधिगम के माध्यम से व्यक्ति विभेदीकरण क्षमता का विकास करता है या सीखता है, जैसे भूकंप एवं ज्वालामुखी में अंतर, ग्रह एवं तारे में अंतर इत्यादि। छठवां है संप्रत्यय अधिगम। इस अधिगम के अंतर्गत व्यक्ति विभिन्न वस्तुओं एवं तथ्यों के विषय में संप्रत्यय का विकास करता है। संप्रत्यय अर्थात किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को उसकी विशेषताओं के आधार पर पहचानना व उनके गुण दोषों का स्पष्टीकरण करने की योग्यता एवं क्षमता का विकास। सातवां है नियम अधिगम। इस अधिगम के माध्यम से व्यक्ति किसी नियम को सीखते हैं, जैसे कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर कैसे गिरती है। प्रत्येक वस्तु का ऊपर से नीचे गिरना एक नियम को जन्म देता है। इस प्रकार मानव जीवन व विषय से संबंधित अनेक प्रकार के नियमों का विकास किया जाता है। आठवां है समस्या समाधान अधिगम। गेगने ने अधिगम संबंधी वर्गीकरण में इस प्रकार को अंतिम स्थान प्रदान किया है। यह अधिगम का अंतिम सोपान होता है। व्यक्ति नीचे दी हुई अधिगम के समस्त प्रकारों का प्रयोग करते हुए समस्या का समाधान अवस्था तक पहुँचते हैं। अधिगम के वर्गीकरण के बाद आता है अधिगम की विशेषताएं, जिसमें पहला विशेषता है सीखना या अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। अधिगम संपूर्ण जीवन चलते रहता है। बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ अवश्य सीखते रहते हैं। सीखने को किसी अवस्था विशेष तक सीमित नहीं किया जा सकता। दूसरा है सीखना जन्मजात प्रक्रिया। सीखना एक जन्मजात प्रक्रिया है। बालक जैसे ही जन्म लेता है वातावरण के संपर्क में आकर स्वयं ही सीखने लगता है। वातावरण के साथ प्रतिक्रिया करके स्वयं सीखने की जन्मजात प्रक्रिया बालक में होती है। कुछ अधिगम अनुकरण के माध्यम से भी होता है तो कुछ आदेश के माध्यम से होता है।
तीसरा विशेषता है सीखना वातावरण से अनुकूल। सीखना वातावरण से अनुकूल करने के लिए आवश्यक है। सीख कर ही व्यक्ति नवीन परिस्थितियों से अपना अनुकूलन कर सकते हैं। बालक अनुकूलन के माध्यम से अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सीखते हैं। नेक्स्ट है अधिगम स्थायी परिवर्तन। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन के रूप में होते हैं, लेकिन यह परिवर्तन अल्पकालिक नहीं होता। यह परिवर्तन स्थायी होते हैं, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर सीखे हुए कौशल या ज्ञान का प्रयोग नवीन परिस्थितियों में किया जा सके। जैसे पढ़ना एक प्रकार का अधिगम है। आवश्यकता पड़ने पर उस व्यक्ति को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए, तभी उसे अधिगम की श्रेणी में रखा जाएगा। नंबर 5वां है सीखना व्यवहार में परिवर्तन। सीखने को व्यवहार में परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। जब तक बालक या व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता, अधिगम नहीं हो सकता। व्यवहार परिवर्तन भी उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही व्यवहार परिवर्तन अभ्यास एवं अनुभव के आधार पर होना चाहिए। नंबर 6वां है अधिगम विवेकपूर्ण के रूप में। सीखना यांत्रिक कार्य के बजाय विवेकपूर्ण कार्य है। उसी बात को शीघ्रता और सरलता से सीखा जा सकता है जिसमें बुद्धि या विवेक का प्रयोग किया जाता है। 7वां है अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना केवल मानव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संसार के सभी जीवधारी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े इत्यादि सभी सीखते हैं या अधिगम करते हैं। नंबर 8 है अधिगम नवीनता के रूप में। सीखना नए काम करने के रूप में है। व्यक्ति पूर्व अनुभव के आधार पर नवीन अनुभव प्राप्त करता है। यह नवीन अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन में सहायक होता है। प्रत्येक बार सीखना किसी नवीन प्रकार के ज्ञान या व्यवहार को प्रदर्शित करता है। अधिगम की अगली विशेषता है अधिगम अनुभवों का संगठन। सीखना न तो नए अनुभव की प्राप्ति है और न पुराने अनुभवों का योग, वरन नए और पुराने अनुभवों का संगठन है। जैसे जैसे व्यक्ति नए अनुभवों द्वारा नई बातें सीखता जाता है, वैसे वैसे वह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने अनुभवों को संगठित करता चला जाता है। अगली विशेषता है अधिगम उद्देश्यपूर्णता के रूप में। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। उद्देश्य जितना ही अधिक प्रबल होता है, सीखने की क्रिया उतनी अधिक तीव्र होता है। उद्देश्य के अभाव में सीखना असफल होता है, निरर्थक या उद्देश्य रहित अधिगम हो सकता है। अधिगम की नेक्स्ट विशेषता है अधिगम विकास के रूप में। व्यक्ति अपनी दैनिक जीवन में क्रियाओं और अनुभवों के द्वारा कुछ न कुछ सीखता है, फलस्वरूप उसका शारीरिक व मानसिक विकास होता है।